देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कौन सी नई बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। जहां पर राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जो पहली बार सभा की, तो ऐसा क्या बोले राहुल गांधी जिसे लेकर भाजपाई और एनडीए गठबंधन वाले बुरी तरीके से भड़के पड़े हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान का राहुल गांधी ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे क्या कहा है राहुल गांधी ने दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह ने नीतीश कुमार के ऊपर लगाया है राम मंदिर नहीं बनने देने का आरोप। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में आखिरकार जिसका इंतजार कर रहे थे लोग दोस्तों वही हुआ है। कांग्रेस पार्टी की उड़ीसा इकाई ने बीजेपी के दांत खट्टे कर रखे हैं, तो अब पुलिस अचानक से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंची है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री के अपने भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बताएंगे कौन से राज्य की है बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एनडीए गठबंधन के किस प्रत्याशी को ग्रामीणों ने बुरी तरीके से पीटा है, यहां तक कि ईंट पत्थर बरसाए गए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को रीलबाज बोलकर अपमानित किए जाने और युवाओं की अपनी अस्मिता का पूरा मामला बन चुका है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के बयान पर बिहार की जनता मोदी को सबक सिखाने के लिए है तैयार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन हो सकता है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करने के लिए गए थे दोस्तों। मोदी ने प्रचार के दौरान बिहार की जनता को लेकर खासकर युवा आबादी को लेकर अपमानजनक और भावना को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया दोस्तों। मोदी से रोजगार के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन मोदी के हिसाब से रीलबाजी करना एक रोजगार है और बिहार की जनता को लेकर मोदी दावा कर रहे थे कि उन्होंने इंटरनेट सस्ता कर दिया, इसीलिए रीलबाजी कर रहे हैं बिहार के लोग, यानी रीलबाजी करके पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। यानी एक तरीके से बिहार के लोगों को, युवाओं को नचनिया गवनिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर बिहार की जनता खासकर रोजगार की डिमांड कर रहे युवाओं में बेहद नाराजगी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि पिछले 5 दिनों से नरेंद्र मोदी की बिहार में कोई रैली नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इनडायरेक्ट तरीके से छूते हुए मोदी को वोटों के लिए नाचने वाला और ड्रामेबाज बता दिया दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से मुजफ्फरपुर के सकरा के अंदर तेजस्वी यादव के साथ में संयुक्त रैली की गई दोस्तों। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर यमुना नदी में छठ पूजा किए जाने को लेकर भाजपा के ड्रामेबाजी को एक्सपोज किया दोस्तों। राहुल गांधी ने बताया कि आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पर कैसे यमुना नदी के किनारे में एक अलग से साफ पानी का तालाब बनाया जाता है ताकि मोदी यहां पर आकर छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हो सके। यानी खुद के लिए साफ पानी का तालाब बनाया गया और आम जनता के लिए यमुना के पानी में उन्हें पूजा करने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे ही तस्वीरें वायरल हो गई और कैमरे पर पाइप आ गया जहां से शुद्ध पानी डालकर तालाब अलग से बनाया जाता मोदी के लिए, यानी 2 अलग अलग भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक 2 उद्योगपतियों का भारत है और एक आम गरीब जनता का भारत है, और जो तालाब बनाया गया था वही बड़े बड़े उद्योगपतियों का भारत है जिसमें मोदी छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन जब खुद एक्सपोज हो गए तो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी आगे कहते हैं कि ये एक पूरा ड्रामा रचा गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग मोदी से केवल इतना कहिए कि हम आपको वोट देंगे, आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है, केवल नाच के दिखा दीजिए तो मोदी आपके सामने मंच पर नाचने भी लगेंगे, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। लेकिन वोट के बाद आप कुछ नहीं करवा सकते, केवल वोट से पहले जो करवाना है करवा लीजिए, वोट के बाद तो ये आपको अडानी अंबानी के यहाँ दिखाई देंगे, अंबानी के बेटे की शादी में दिखाई देंगे, यानी गरीबों से कोई लेना देना नहीं होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर पर दिखाई देंगे। राहुल एकदम एग्रेसिव मूड में दिखाई देते थे दोस्तों। यानी जिस तरीके से बिहार की जनता को रोजगार के नाम पर नरेंद्र मोदी रीलबाज बनाने की बातें कर रहे हैं और रीलबाजी को रोजगार बता रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने उस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते हैं कि हमने सस्ता डेटा दे दिया, इंटरनेट दे दिया, लेकिन सस्ता इंटरनेट इन्होंने युवाओं को नहीं दिया, बल्कि इंटरनेट की कंपनियां अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया गया, जियो को दे दिया गया, अंबानी को दे दिया गया, अंबानी को पूरा फायदा पहुंचाया गया। तो अब नरेंद्र मोदी के पास कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। मोदी की आज मुजफ्फरपुर में सभा होने वाली है, तो नरेंद्र मोदी को सबके सामने माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि उन्होंने रोजगार को रीलबाजी से जोड़ दिया, यानी रीलबाजी को रोजगार बता दिया। इसके लिए बिहार की जनता के सामने माफी मांगते हैं, इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये युवाओं का साफ अपमान है और नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेंगे तो बिहार की जनता जरूर सबक सिखाएगी, तो लिखकर जरूर बताएगा। और आज राहुल गांधी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंच रहे हैं दोस्तों, जहां पर बारबीघा शेखपुरा में उनकी एक रैली होगी, एक नालंदा में उनकी रैली होगी, और इसके बाद देखते हैं चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रवीश कुमार ने पूरे बिहार के चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा
जनता को मूर्ख बनाए जाने पर निशाना साधा है। दोस्तों रवीश कुमार कहते हैं कि बिहार के चुनावी सभाओं में एनडीए के नेताओं के भाषण को सुनिए, सड़क और पुल से ही भरा रहता है, अस्पताल का जिक्र आते आते रह जाता है, बीमा पर शिफ्ट हो जाता है, स्कूल कॉलेज का तो नंबर भी नहीं आता है, शराब की बात नहीं होती है, बिहार में नशा फैलता जा रहा है, फैला हुआ है, इसका तो कोई उल्लेख भी नहीं करता है। अगर आप सड़कों और पुलों का जिक्र एनडीए के नेताओं के भाषण से निकाल देंगे तो उनका भाषण दिल्ली चुनाव के जैसा लगने लगेगा और पता ही नहीं चलेगा कि किस चुनाव के लिए भाषण दे रहे हैं। इसलिए जंगल राज की भाषण का पन्ना भरा हुआ है ताकि लगे कि बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा और एनडीए गठबंधन की जो रणनीति है उसे पूरी तरीके से रवीश कुमार ने एक्सपोज कर डाला है। अगर आप भी मानते हैं कि पिछले 20 साल में विकास के नाम पर सड़कें बनाई गई है, इस तरीके का केवल एनडीए वाले दावा करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के बारे में कुछ भी पूछ लो दोस्तों तो कुछ ज्यादा पता है नहीं। घूम फिर कर बोलते हैं कि हमने रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर कितने पुल एक साल में गिरते हैं दोस्तों, धाराशाही होते हैं, पुल पर चलने में भी डर लगता है। और इतिहास के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के नेता जिनको आजकल खिलजी याद आ रहे हैं, औरंगजेब याद आ रहे हैं, भाषणों में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ के बयानों में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, उन पर भी राहुल गांधी निशाना साधते हुए कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे इतिहास का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था जो बिहार में मौजूद था। दुनिया भर के लोग बिहार में पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा का हब होता था बिहार, आज उसे पेपर लीक का हब बना दिया गया है। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी से यात्रा करवाई गई है, पेपर लीक तक। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें राहुल गांधी के बयान को लेकर अब बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि छठ महापर्व को ड्रामा बताकर राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि वो बिहार की आस्था और संस्कृति का कोई सम्मान नहीं करते, संस्कृति से उनको कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ड्रामे को एक्सपोज किया था दोस्तों, लेकिन बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी इसे छठ महापर्व का अपमान बता रहे हैं। यानी सोचिए, ये बीजेपी के उप मुख्यमंत्री उस बिहार राज्य के हैं दोस्तों जिस बिहार के अंदर माताएं बहनें छठ पूजा करती है अपने बेटों के लिए, उनके लंबे उम्र के लिए, और कामना करती है कि उनको रोजगार मिले और वो जीवन की उन्नति करे। उस बिहार के अंदर हर साल लाखों युवा बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। उस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिन्हें अपनी सरकार की विफलता के बाद जनता के सामने आकर नीचे सर झुकाकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए और अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। इस पर सही जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी होती है, मोदी जी के ड्रामे की बातें हो रही है, जिन्होंने अपने लिए बिस्लरी का अलग से घाट बनवाया, हर जगह फर्जीवाड़ा नहीं चलता। यानी भाजपा के नेता सम्राट चौधरी के पास डिग्री ही नहीं है दोस्तों। जब सवाल पूछा गया कि डिग्री दीजिए तो सवाल को टालते रहे दोस्तों। और ऐसे भाजपा के नेता हैं दोस्तों जो एफिडेविट शब्द नहीं बोल पाते, यानी एफिडेविट की जगह हाफिडेविट बोलते हैं और पेनल्टी की जगह प्लेंटी बोलते हैं, जुवेनाइल कोर्ट को जुवेनाइल कोर्ट बताते हैं। यानी इन्हें पता ही नहीं है कि इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण किस तरीके से होता है दोस्तों। और यहां तक कि जब इनसे सवाल पूछा गया कि आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन इतना खराब कैसे है, कोई एफिडेविट को हैफिडेविट कैसे बोल सकता है, तो इस पर वो प्रोसेसन बोलते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बोल पाते दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेसन बोलते हैं। ये तो बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री बने पड़े हैं और इनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, अच्छे खासे घर से आते हैं, तब भी पढ़ाई को लेकर इनकी क्षमता क्या है इन्हीं बातों से जाना जा सकता है दोस्तों। और हत्या के मामले में भी अभियुक्त रहे हैं, तो कहने ही क्या है इनके। और ये राहुल गांधी पर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। अगर आप भी मानते हैं कि हुबहू इसी तरीके का बयान आज नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में देंगे और दावा करेंगे कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है दोस्तों, ये बातें अब बीजेपी वालों के लोग रग रग से वाकिफ हो गए हैं। सबको पता चल चुका है कि ये अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो लिखेगा जरूर। इसके इतर अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों तब भी जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन के नेताओं के पास आजकल बोलने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, और जो थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर उसमें इतने ज्यादा इनकी जुबानें फिसल रही है जिससे लग रहा है कि ये जुबान फिसल नहीं रही बल्कि आपस में ही एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ रार चल रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, देश का विकास होगा। इस पर उनसे पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो है ही है, यानी इससे ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री का मतलब गुजरात भेजना चाहते हैं, मोदी को सत्ता से हटाकर दिल्ली में। इस पर अभी जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, लेकिन अब अमित शाह का भी एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर बयान देते हुए बीजेपी के नेता अमित शाह कहते हैं कि राम मंदिर को बरसों से अटकाया गया, उसे बनने से रोका गया। जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने राम मंदिर बनाने से रोका, यानी इसमें जनता दल यूनाइटेड का नाम ले रहे हैं अमित शाह। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अमित शाह नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल
यूनाइटेड ने राम मंदिर बनने से रोका। यानी दोस्तों भाजपा वाले और जनता दल यूनाइटेड वाले इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एक दूसरे पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी बीजू जनता दल की जगह एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर अपने उम्मीदवार को कैसे भी जितवाना है। लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा कांग्रेस की तैयारियां है, संगठन का विस्तार, राहुल गांधी का आशीर्वाद और प्रियंका गांधी की ओर से पूरा सपोर्ट मिला हुआ है दोस्तों, नौपाड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के खाते में आता हुआ दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि इसी बौखलाहट के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पुलिस तक भेजने लगे हैं दोस्तों। उड़ीसा पुलिस के लोग नौपाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जारी कार्यालय पर पहुंचे दोस्तों और कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाने के लिए उड़ीसा में बढ़ रहे कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को रोकने के लिए बीजेपी के लोग अब पुलिस वालों को भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के अंदर बीजेपी वालों के दांत खट्टे करे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी। लेकिन इस बार नवीन पटनायक की कमजोरी के कारण, उनके स्वास्थ्य में कमी के कारण यहां पर बीजेपी को जनता ने जिता दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल यहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। ऐसे में मौका है बीजू जनता दल के अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास की पार्टी यहां पर अपनी ताकत दिखाए, दबदबा दिखाए और यहां पर एक बड़ी जीत हासिल करे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व यहां पर फोकस किए हुए है दोस्तों। लेकिन अब पुलिस वाले भेजकर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का ये एक नया प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कितने भी प्रयास कर ले, जो तय किया गया है जनता के द्वारा वो तो बदलने वाला नहीं है। और नौपाड़ा के अंदर एक तरीके से बीजेपी की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है, इसलिए पुलिस वाले भेजे गए हैं। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के भाई पूर्व मंत्री जैनित संगमा कांग्रेस पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से उनकी वापसी को हरी झंडी दे दी गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुल संगमा जल्द ही कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे। और मेघालय के अंदर कांग्रेस पार्टी को यह चेहरा अगर मिल गया दोस्तों, तो पार्टी संगठन के तौर पर एक मजबूत और विचारधारा के तौर पर भी लोगों के बीच में अपनी एक पहुंच रखती है। तो पार्टी को एक बड़े चेहरे की जरूरत है। और अगर मुकुल संगमा के पूर्व मंत्री भाई जनित संगमा कांग्रेस के साथ अब किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं, तो मेघालय में कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी इससे जुड़ी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर गया जी यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हम पार्टी के नेता जीतना मांझी के संसदीय क्षेत्र के टिकारी में बुधवार को यानी बीते दिन जीतना मांझी की पार्टी हम पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह का हाथ तोड़ दिया गया दोस्तों। और घटनास्थल से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हम पार्टी का उम्मीदवार ग्रामीणों के बीच प्रचार करने के लिए गया था। लेकिन प्रचार क्या करता दोस्तों, ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। यानी एक और उम्मीदवार के प्रत्याशियों के समर्थक थे दोस्तों और दूसरी और ग्रामीण लोग थे, दोनों में जमकर हाथापाई हुई। बाद में पत्थरबाजी की गई और यहाँ कर बवाल हुआ दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को सुनवाई के बाद 24 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है दोस्तों। ये याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की ओर से दायर की गई थी। इस मामले में उनकी नजरबंदी की वैधता और अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के बदलाव को लेकर यानी एसआईआर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी किया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके इलाके के अंदर प्रचार करने के लिए आए और जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो उन्हें घेर कर उनके पिता और दादा का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए बोलो। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पेड़ या खंबे में बांध कर रखे, लेकिन उन पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, केवल बांध कर रखे। मैं शांति में विश्वास रखता हूं। पहले वे अमित शाह और उसकी सरकार द्वारा मांगे जा रहे प्रमाण पत्र दिखाए, फिर उनको छोड़ा जाएगा। यानी पहले भाजपा ही दिखाए कि उनके पास क्या सबूत है कि वो बंगाल के हैं या फिर भारत के नागरिक हैं। और अगर वो सबूत नहीं दिखा पाते तो फिर उनका नाम पहले वोटर लिस्ट से काटा जाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नागपुर के आंदोलन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा नोटिस के बाद पुलिस ने प्रहार जनशक्ति के प्रमुख बच्चू कडू को धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अदालत का आदेश दिखाया। दोस्तों आपको बता दें कि नागपुर के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें बच्चू कडू के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों का एक हुजूम नागपुर की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों अमरावती से नागपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए और इसी बीच उनको धरना स्थल पर रोकने के बाद पुलिस की ओर से आदेश दिखाया गया है कोर्ट का। लेकिन बच्चू कडू ने कहा है कि वो किसानों का आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। कई सारी बड़ी मांगे हैं दोस्तों। बीजेपी ने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में वादा किया था कि आप सभी लोगों के कृषि के जितने भी लोन हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी पर पूरी तरीके से खरीदी की जाएगी फसल की, लेकिन ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर विरोध तो डंके की चोट पर बनता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एनडीए गठबंधन वाले किस तरीके से दोस्तों चुनाव के सारे नियमों को तोड़कर वोट इकट्ठा करते हैं, ये बात एनडीए गठबंधन के ही विधायक ने बोला है। मध्य महाराष्ट्र के माजल गांव से 5 बार के एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सारे पोस्ट करते हुए एनडीए गठबंधन को एक्सपोज कर डाला दोस्तों। उन्होंने बताया कि वो विधायकी का चुनाव कैसे जीतते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं में शराब बांटता हूं, मांस का वितरण करता हूं और नकदी जैसे प्रलोभन देता हूं। उन्होंने ये बयान कार्यकर्ताओं को उनके बैठक के दौरान दिया दोस्तों। विधायक के इस बयान को लेकर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष की तरफ से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को विधायक बैठक में संबोधित कर रहे थे और इस तरीके का दावा कर रहे थे। तो आप लोग समझ जाइए महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या तिगड़म का इस्तेमाल किया एनडीए गठबंधन वालों ने, जहां पर विधायक खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि प्रलोभन दे देकर उसने चुनाव में जीत हासिल की है, लोगों को मूर्ख बनाया है। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ईओयू यानी इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट की ओर से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। इन पार्टियों के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट से कथित तौर पर भड़काऊ, धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाले कंटेंट शेयर करने के आरोप लगे हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते बताया कि 3 पार्टी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है और भारतीय जनता पार्टी है, इनके ऊपर गलत सामग्री का उपयोग करने को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। यानी जातीय भेदभाव पैदा करने के लिए धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ढिल्लों ने कहा कि ईओयू की साइबर मॉनिटरिंग टीम के द्वारा इन पोस्ट की तकनीकी विश्लेषण करने के बाद पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने हरदा जिले के अंदर किसानों की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया दोस्तों। और हालात तब तनावपूर्ण और ज्यादा बन गए जब कलेक्टर ने ऑफिस के बाहर आने से मना कर दिया। इसके बाद टिमरनी विधायक खुद गेट पर चढ़ गए और अंदर घुसने की कोशिश की। कई कार्यकर्ता तो दंडवत होकर कलेक्टर को मिलने की मांग करने में लग गए दोस्तों। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से भर गया और नारेबाजी तेज हुई। हल्की झड़प की स्थिति बन गई। इस बीच दोनों कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम के साथ साथ बापू के सारे आजादी के टाइम के गाने गा रहे थे दोस्तों। एक तरीके से भजन गाकर अपना विरोध जता रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों का एक तरीका भी होता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने एक हेलीकॉप्टर मुहैया करा रखी है दोस्तों, जिसके कारण जगह जगह पर जाकर इमरान प्रतापगढ़ी लोगों के समर्थन के लिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए लोगों से अपील करते हैं दोस्तों। और इसी पूरे मामले को लेकर कटिहार जिले के बरारी विधानसभा के सुखासन पंचायत में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम के समर्थन में वोट मांगा। दावा किया कि 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। यह जनसभा सुखासन के हाट के पीछे मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें घटक दल के कई सारे लोग मौजूद रहे दोस्तों। और भीड़ देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपना जलवा बिखेरेगी। बरारी में कांग्रेस पार्टी ने तौकीर को मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड खेला है दोस्तों। इससे पहले अपने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, गरीबनाथ, जो बछवाड़ा बेगूसराय से उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए गए थे, वहां पर भी अच्छा खासा भीड़ देखने को मिला था। तो इमरान प्रतापगढ़ी का समर्थन तो जबरदस्त तरीके का है दोस्तों, यानी उनके लिए लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के वोटों में तब्दील होगी तो स्थिति बिहार के अंदर पूरी तरीके से पलट सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिर 6 तारीख को किस तरीके से लोग वोट डालने के लिए आते हैं और 11 तारीख को किस तरीके का वोटिंग का पैटर्न रहता है। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान से पहले 10 और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। एक सिटिंग विधायक, 2 पूर्व विधायक को पार्टी से निकाला गया है, एक महिला नेता इसमें शामिल है। इससे पहले आरजेडी ने 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इसमें कई नेता ऐसे हैं जो आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। आरजेडी के डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश कुमार, मोहम्मद सैयद नसादुल नबी उर्फ पप्पू खां के साथ साथ पूर्व विधायक मोहम्मद गुलाम जिलानी वारसी और कई नेता शामिल है दोस्तों। यानी अब इनको भी पोस्ट से हटाया जा रहा है ताकि पार्टी के अंदर एक क्लैरिटी रहे कि कौन पार्टी का नेता है, कौन पार्टी से बगावत करके पार्टी के नाम पर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के साथ में अचानक से देखने को मिल रहा है दोस्तों कि सीट बंटवारे के बाद प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि वो राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर राघवपुर में तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए नहीं गए, तो उसके बाद उनके समर्थकों में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी और प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं चल रही थी। लगभग 10 दिनों के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर चर्चा में आ गए हैं। कारण यह है कि उनकी कुछ रैलियां बड़े स्तर पर हुई है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार प्रशांत किशोर अररिया पहुंचे तो उनको भारी समर्थन मिला दोस्तों। इसी तरीके से जब प्रशांत किशोर का घर घर में प्रचार हुआ तब भी उनको जोरदार समर्थन मिला। तो कई सारी
सीटों पर अचानक से उनके बढ़ते प्रभाव और आ रही तस्वीरों को लेकर कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों बिहार के चुनाव में आज तक कोई तीसरा बड़ा फैक्टर नहीं बनकर आया है, यानी जो भी तीसरा मोर्चा बना है वो या तो 4 या 5 सीटें काट पाता है, यानी 4-5 सीटें जीत पाता है। पिछली बार भी एक ऐसा ही गठबंधन बना था जिसके बावजूद 6-7 सीटों पर निपट गए थे दोस्तों। और इस बार देखते हैं प्रशांत किशोर क्या कोई बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे या फिर हर बार की तरह तीसरा मोर्चा बनाते बनाते बिहार के अंदर प्रशांत किशोर भी एकदम वैसा ही नजर आएंगे जैसे पिछली पार्टियां थी। साथ साथ ममता बनर्जी का एक बयान आता है, वो कहती है कि देश के अंदर अब चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की जो एसआईआर होने जा रही है ये एनआरसी से भी खतरनाक है। हम किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में बीजेपी की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गई थी बिहार में प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार करना तो दूर की बात दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर डाला है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ अच्छी सरकार होती तो युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता, दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां नहीं ढूंढनी होती, विकास हो जाता बहुत अच्छा। और तमाम तरीके का आरोप वो अपनी ही सरकार के ऊपर लगा रही है दोस्तों, अपनी ही बीजेपी की सरकार को खुलकर एक्सपोज कर रही है। और बड़ी बात यह है कि उनके एक्सपोज का वीडियो शेयर करते हुए अब विपक्ष के लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि 2 दशक में आपकी सरकार के समय पैदा हुए बच्चे अब तक तो वोट डालने वाले हो गए, नौकरियां ढूंढने भी लगे और दूसरे राज्यों में पलायन भी करने को मजबूर हो गए। आपने और आपकी सरकार ने उनके लिए किया क्या है ये तो बताओ। यानी ये छोड़ो कि पहले जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उनको वापस लाने के लिए क्या किया गया, ये बताओ कि 20 साल में अब जो बच्चे बड़े होकर पलायन कर चुके हैं उनको रोकने के लिए आपने क्या किया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे ही रेखा गुप्ता अगर और प्रचार करेंगे बिहार में तो अच्छा रहेगा। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक के तौर पर इनको एक तमगा दिया जाना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।